Welcome to Common Mind. So today we will be doing the second part of the second paper of 2015 elementary mathematics from question 51 to 100. By now we have done the 50 questions and basically dealing with the major portion of number system, arithmetic, algebra, trigonometry and all these topics. Now here we will be dealing with mensuration, statistics and some major portion of geometry. So now let's get started from question number 51. Now here it says that a pipe with square cross section is supplying water to a cistern which was initially empty. मतलब हमारे पास एक टैंक है और यहाँ से एक पाइप है ना, एक पाइप है जो कि इसको वाटर सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसका जो पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हमको गिवन है, वो हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमसे बोला कि नोजल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो यहाँ से वेलोसिटी जा रही है पानी की वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, वेलोसिटी को यदि मैं, ये मेरा एरिया हो गया, ये मेरा वेलोसिटी हो गया, है ना, तो यदि मैं एरिया इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड आ जाएगा। कैसे, तो ये देखिए मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइप पर सेकंड कितना हो जाएगा, 160 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। कहने का मतलब है कि एक सेकंड में इतना मीटर क्यूब पानी इस पाइप से बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी हमको दे रखी है 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर, ये है हमारा टैंक का वॉल्यूम, और वो एक सेकंड में इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो इतने वॉल्यूम को करने में कितना, इतने वॉल्यूम को भरने में कितना सेकंड लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देना है किससे, 8, ये कितना हो गया, 8 6 48 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका 480 अपॉन में ये 160 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ से कटा तो ये हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा तो कितना सेकंड हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स, ठीक है। यदि मैं 3 इंटू 10 टू द पावर 4 को 3600 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इसके मिनट्स में आ जाएंगे, मतलब है ना, ये मेरे पास हो गए सेकेंड्स इतने, यानी कि 30000 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स हो गए। अब कितने आवर्स इसको लगे, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 60 से, कि कितने मिनट्स लगेंगे बेसिकली, तो यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया, मेरे पास हो जाए 500 मिनट्स, है ना, तो 500 मिनट्स मुझे टोटल लगे। अब 500 मिनट्स को यदि मैं आवर्स और मिनट्स में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 8 आवर्स मतलब ये टोटल 480 मिनट्स हो गया और 20 मिनट्स, तो 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स मुझे टाइम लगा इस पूरे टैंक को भरने में, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले पे आता है, a hollow cylindrical drum has internal diameter of 30 centimeter and a height of 1 meter. तो देखिए, hollow cylindrical drum has an internal diameter of 30 centimeter and height of 1 meter. अभी अगर हम उस cylindrical drum को, है ना, what is the maximum number of cylindrical boxes of diameter 10 centimeter and height 10 सेंटीमीटर दैट कैन बी पैक्ड इन द ड्रम। देखिए, इंटरनल डायमीटर हमको 30 दे रखा है। अगर मैं ऊपर से सिलेंडर को देखूं, ऊपर से यदि मैं सिलेंडर को देखूं तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा, एक इतना बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, है ना, और हमसे ये कह रहा है कि उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर, और जो हम सिलेंड्रिकल बॉक्सेस इस सिलेंड्रिकल ड्रम में रखेंगे उसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसका जो मोस्ट आइडियल या फिर मोस्ट प्रिसाइज केस बनेगा वो ये बनेगा, अगर हम इन सिलेंड्रिकल बॉक्सेस को भी ऊपर से देखें, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सिलेंडर को रखा और हम उसका टॉप व्यू देख रहे हैं, उसका जो टॉप व्यू है, तो उसका टॉप व्यू में जो हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम होगा उसका जो बेस होगा वो ऐसे दिखाई देगा, और फिर ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्सेस होंगे, अगर आप विजुलाइज कर पाएँ तो सिलेंड्रिकल बॉक्सेस कुछ ऐसे रखे होंगे जिनका डायमीटर 10 है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, एक बॉक्स ऐसे होगा, फिर एक बॉक्स ऐसे बीच में रखा होगा और एक बॉक्स यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे बन सकता है और एक यहाँ पे बन सकता है और एक यहाँ पे बन सकता है और एक यहाँ पे बन सकता है, यानी कि टोटल मेरे पास ऐसे 7 मतलब एक लेयर में टोटल 7 ऐसे सिलेंड्रिकल बॉक्सेस आ सकते हैं ना, एक हेक्सागन टाइप बन गया। आप ये देखिए ऐसे हेक्सागन, और एक ये बीच में जो यहाँ पे आता है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम फिट, जो मैक्सिमम फिट की कंडीशन होती है वो यहाँ पे हमने
कर दिखाई, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है हमको बोल रखा है कि इन सब का डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं इसका डायमीटर 10 हो गया, इसका डायमीटर 10 हो गया, इसका डायमीटर 10 हो गया, और इस पूरे का डायमीटर मेरे को कितना गिवन है 30। तो एग्जैक्टली फिट यहाँ बैठ गया। सिमिलरली यहाँ देखा जाए ऐसे तो ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली एकदम फिट हो गया, और यहाँ से ये भी एग्जैक्टली एकदम फिट हो गया। तो एकदम जो मोस्ट प्रिसाइज वे में जिसको हम पुट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्सेस आए, तो ये हेक्सागन वाले में आएंगे, जिसमें कि एक पर्टिकुलर लेयर में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक लेयर में 7 हैं। और एक लेयर की हाइट कितनी है, ये जो हमने सिलेंड्रिकल बॉक्सेस रखे उनकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर की, और हमें टोटल हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर। यानी कि अगर मैं इसका व्यू बनाऊं तो ये आपके पास ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज कर पाएं तो ये कुछ आपका सिलेंडर ऐसे उठा हुआ है, और यहाँ पे एक गोला है ऐसे, यानी कि ये पूरा आपका जो है बड़ा सा वो आपका एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये उसका बेस था, और एक बेस में 7 आए, तो टोटल ऐसे हमारे पास टोटल कितना है 10, मतलब कि 100 सेंटीमीटर है ना। 1 मीटर की हाइट है पूरे सिलेंड्रिकल ड्रम की, यानी कि 100 सेंटीमीटर की हाइट है। और एक लेयर में जो सिलेंड्रिकल बॉक्सेस रखे हैं उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल ऐसे 10 लेयर बन जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे उठा उठा के हमारे पास टोटल ऐसे 10 लेयर बन जाएंगे बॉक्सेस के, तब जाके मैक्सिमम फिट आ जाएगा। एक लेयर में जितने बॉक्सेस रखे हैं उन सब की हाइट 10 सेंटीमीटर है, उन सब की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर के पूरे सिलेंड्रिकल ड्रम है, तो टोटल ऐसे 10 लेयर्स बन जाएंगी ना। तो जब एक लेयर में 7 हैं तो टोटल 10 लेयर में टोटल कितनी हो जाएंगी 70 सिलेंड्रिकल बॉक्सेस हैं जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। The speed of 3 buses are in the ratio 2:3:4. The time taken by these buses to travel the same distance will be. अगर सेम डिस्टेंस को हम d मान लें तो यहाँ पे टाइम टेकन बाई बस A कितना हो जाएगा d/2x, टाइम टेकन बाई B हो जाएगा d/3x, और टाइम टेकन बाई C हो जाएगा d/4x, ठीक है। हमसे पूछा टाइम टेकन बाई दिस बसेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, तो अगर हम इसका रेशियो निकालें TA:TB:TC, तो यहाँ से D और D x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/2:1/3:1/4 ये हो जाएगा। अब 2 3 4 का एलसीएम 12 है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा 6:4:3, तो 6:4:3 जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A square and an equilateral triangle have equal perimeter. स्क्वायर की साइड को यदि हम S ले लें और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हम A ले लें, तो यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन में कि a square and an equilateral triangle have the equal perimeter, यानी कि 4S की वैल्यू 3A के बराबर है। If the diagonal of the square is 12√2 सेंटीमीटर, अब डायगोनल की लेंथ क्या होती है A² + A² √2A, ठीक है। √2A जो है डायगोनल की लेंथ होती है, वो कितनी गिवन है हमको 12√2, मतलब बेसिकली ऐसे, तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, सॉरी, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, S की वैल्यू आ गई 12, तो S की वैल्यू आ गई 12, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 48, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज 48, तो 48 इज इक्वल टू 3A, तो A की वैल्यू 16 आ गई। A क्या था हमारा, A था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। अब हमारे पास साइड आ गया तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेंगे, क्या √3/4 साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर विच इज 256, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 24 116 4 64 √3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। A boy is cycling such that the wheels of the cycle are making 140 revolutions per minute. स्पीड ऑफ द साइकिल हमसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। देखिए 1 मिनट में हमारे पास 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, अगर 60 सेकंड्स में हो रहे हैं 140, तो 1 सेकंड में 140/60 रिवॉल्यूशन होंगे, और एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूम जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई एंगल घूम जाएगा, तो 7/3 इंटू 2 पाई, ये हो गया आपका रेडियन, मतलब कि थीटा, ये आपकी वैल्यू हो गई थीटा की, है ना। इतना थीटा ये घूमेगा 1 सेकंड में, और हमको रेडियस ऑलरेडी दे रखा है कितना 30, रेडियस हमको दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस, है ना। S इज इक्वल टू R थीटा से, यानी कि फॉर रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड फॉर 140 रिवॉल्यूशंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बाइसिकल विल बी 30 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 10 कैंसिल आउट, तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। यानी कि 440
मीटर ये चल गया 1 सेकंड में, यानी कि सॉरी 440 सेंटीमीटर चल गया 1 सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट ले रखी थी ना। 1 सेकंड में 440 चल गया, तो 440 अपॉन में अगर मैं इसको मतलब कि इसकी स्पीड कितनी है 440 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर हम कहते हैं कि अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो 4.4 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 4.4 इंटू 18/5 से करते हैं ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 18/5। तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको करूँ तो 5 3 ज़ा 15 30 3.6, ठीक है। तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.4, 4 2 14 4 2 14 4 8 5 1 15.84 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस हमको क्या ध्यान रखना था, हमें S इज इक्वल टू आर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना था, वहां से हम S निकालते 1 सेकंड के लिए, है ना, पर मिनट को मैंने 1 सेकंड में बदला। 1 सेकंड में वो कितना चक्कर घूम रहा है वहां से मैंने थीटा निकाला फॉर 1 सेकंड, और इसी थीटा को मैंने R से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमें पता चले कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस S इज बेसिकली नथिंग बट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, R इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल which thus reveal makes। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देर आर 437 फ्रूट प्लांट्स इन एन ऑर्चर्ड प्लांटेड इन रोज। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रोज इज 2 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लांट्स इज 2 मीटर। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। देयर इज 1 मीटर क्लियरेंस ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द ऑर्किड, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा ऑर्किड, है ना, ऑर्चर्ड जो भी बोलते हैं, और हमको ये बोल रखा है कि इसकी जो आउटर बाउंड्री वहाँ से 1 मीटर की क्लियरेंस पे हमारा प्लांट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब में 1 मीटर की क्लियरेंस बना देते हैं ऑन ऑल साइड्स पे, ठीक है, ऑन ऑल साइड्स, है ना। और उसके बाद क्या हमको दे रखा है कि हमसे बोल रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रोज इज 2 मीटर, यानी कि हर एडजेसेंट रो के बीच की दूरी 2 मीटर होगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लांट्स इज 2 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि एक प्लांट लगा है तो उसके 2 मीटर को छोड़ के यहाँ पे एक प्लांट लगेगा, फिर उसको 2 मीटर छोड़ के यहाँ प्लांट लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, ऐसे कैसे। और फिर एक जब रो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद यहाँ 2 मीटर छोड़ के फिर यहाँ पे एक प्लांट लगेगा, यहाँ एक प्लांट लगेगा, यहाँ एक प्लांट लगेगा, ऐसे करते करते, ठीक है। एक प्लांट यहाँ लगेगा, ऐसे करते करते फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऐसे प्लांट्स लगेंगे, हमसे बोल रहा है। और ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ईच रो है हमारी सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है। यदि मैं यहाँ पे हमको दे रखा है 437 फ्रूट प्लांट्स है, सपोज नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं हमारे पास, और हर एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, सपोज देयर आर P प्लांट्स पर रो, ठीक है, P प्लांट्स पर रो। तो जब R क्रॉस P हम करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे 437। अब हमको कुछ इसमें लगाना पड़ेगा क्या, अब देखिए 437 किससे डिविजिबल है, यहाँ पे हम R क्रॉस P को लाने की कोशिश करते हैं कि हम नंबर ऑफ रोज और ये डिटरमाइन कर पाए। ये देख के ही लग रहा है कि एक प्राइम नंबर है आपका, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि किस किस से, मतलब प्राइम नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी से ऐसा नंबर तो होगा जिसको 437 को हम 2 प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, A क्रॉस B के, जो कि हम यहाँ पे R क्रॉस P में लिखेंगे। तो इसको पहले सेटिस्फाई करते देखते किससे आ रहा है। 1 से नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 से होगा क्या, 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 11 से, 11 3 33, 107 नहीं होगा। 13 से देख लेते हैं, 13 से होगा, 13 3 39, 13 3 39, तो कितना हो गया 47, नहीं 13 से भी नहीं होगा, 14 से तो होगा नहीं, 15 से भी नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 देख लेते हैं एक बार, 17 2 34, 97, 17 से भी नहीं होगा। 19 से देख लेते हैं, 19 1 19, 19 2 38, और ये कितना हो गया 50 43 57 93, ये देखिए 19 से हो गया, है ना। तो 437 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 क्रॉस 23, 19 क्रॉस 23 को मैं लिख सकता हूँ 437, ठीक है। यानी कि 437 जो है 19 क्रॉस 23 में लिखा गया, और इसी को हम R क्रॉस P बोल लेते हैं, तो R की वैल्यू यहाँ पे 19 हो गई, P की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 23, यानी कि नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है टोटल 19, और नंबर ऑफ प्लांट्स पर रोज कितने हो गए 23, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रोज इज 2 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लांट्स इज आल्सो 2 मीटर। देयर इज 1 मीटर क्लियरेंस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द एरिया एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। कहने का मतलब है कि हमें पेरीमीटर निकालना है इस पूरे सेक्शन का, यानी कि सपोज मैंने इसको बोल दिया A और मैंने इसको बोल दिया B, तो मुझे क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है 2 टाइम्स A प्लस B। ये उसके लिए मुझे A और B की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा।
ठीक है, क्योंकि मुझे फेंस लगाना है, और फेंस हम कहाँ लगाते हैं, आउटर बाउंड्री पे। फेंस हम कहाँ लगाते हैं, फेंस हम यहाँ लगाएंगे ना, ऐसे ऐसे जो फेंस हम खड़ी करेंगे यहाँ पे, जो जाली हम यहाँ पे लगाएंगे, वो बेसिकली इसके पेरीमीटर पे होगी, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस पे होगी, है ना। तो 2a+b निकालना होगा ना हमको, ताकि हम पेरीमीटर निकालें, और पेरीमीटर के अराउंड ही हमको फेंसिंग करनी होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a मेरे को कितना दे रखा है, जो हमारा ये है, यानी कि देयर इज डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रोज, यानी कि दो एडजेसेंट रोज, और रोज हमारे पास कितनी है, 19। तो ऑब्वियसली अगर 19 रोज हैं तो 18 इंटू 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज -1 होगा ना। अगर देखिए, दो रोज के बीच में एक गैपिंग होती है 2 मीटर की, तो 19 रोज के बीच में हमारे पास 18 गैप्स होंगे, है ना। जब 19 रोज होंगी तो हमारे पास गैप्स होंगे 18। तो 18 इंटू 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2, ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 36। ठीक है, और 23 -1 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स के बीच भी हमारे पास 2-2 मीटर के गैप है। अब हमारे पास 23 प्लांट्स है, तो 22 गैप्स हो जाएंगे टोटल। तो 22 गैप्स की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 44। ठीक है, और हमसे बोल रखा है कि देयर इज 1 मीटर क्लियरेंस ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द ऑर्चर्ड, है ना। एक 1 मीटर की क्लियरेंस है, कहने का मतलब है कि ये जो 1 मीटर क्लियरेंस है, तो हमारे पास, हम बेसिकली फेंसिंग यहाँ लगाएंगे, है ना, अंदर नहीं, फेंसिंग हम बाहर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ये हमारे पास r' आया है और ये p' आया, तो हमें r' में हम +2 कर देंगे, बिकॉज हमारे पास एक साइड इधर की ओर बढ़ेगा, एक साइड, सॉरी, r है तो इधर आएगा ना, r है तो ये वाला, r है तो पूरा एक ये बढ़ेगा और एक ये बढ़ेगा, तो बेसिकली 2 बढ़ जाएगा। तो 36 + 2, यानी कि 36 + 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 48। और p' जो मेरे पास नया वाला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 44 + 2, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 38, सॉरी, और ये 38, और ये कितना हो जाएगा, 46। तो 38, अब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 46 + 38 कितना हो जाएगा, 56, 66, 76, 86, 84, विच इज इक्वल टू 8, 168, है ना, 168। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पर मीटर का जो फेंसिंग करने का कॉस्ट आती है, वो आती है 100 में, वो आती है 100 रुपीज़। तो 168 मीटर की कितनी आएगी, 168 इंटू 100, विच इज़ 16800। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ AB एंड AD एज एडजेसेंट साइड्स। ये हमारे पास AB हो गया और ये हमारे पास AD हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इफ एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री है एंड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एंड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, ठीक है, देन द डायगोनल BD विल बी इक्वल टू। तो देखिए, जो AB है हमारा वो 2 टाइम्स AD है, ठीक है, 2 टाइम्स AD, ये, और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, तो इसको भी मैं AD ही बोल देता हूँ। ठीक है, हमको निकालना है डायगोनल BD की लेंथ। तो डायगोनल BD की लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊं और ये लगाऊं, तो इसको मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकता हूं कि जो मेरा AB वेक्टर होगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। मुझे निकालना क्या है, डायगोनल BD, तो BD वेक्टर निकालना है मुझे, तो वो कितना हो जाएगा, AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर हो जाएगा, AB वेक्टर माइनस AD वेक्टर। यानी कि अगर मैं, मुझे इसका बेसिकली डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ AD का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ AB का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ AD मॉड्यूलस ऑफ AB कॉस थीटा। कॉस थीटा, जो थीटा मतलब थीटा जो है इन दोनों AB और AD के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को रख दूं और हमको आंसर किस टर्म्स में निकालना है, AD के टर्म्स में, तो AD को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB का मॉड्यूलस कितना है, 2 टाइम्स AD, है ना। मॉड्यूलस ऑफ AB क्या है, 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ AD, यानी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज़ 4AD स्क्वायर इंटू cos 60 क्या हो जाएगा, sin 30 विच इज़ हाफ। तो कैंसिल आउट होकर क्या बन गया मेरे पास, 5AD स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स AD का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू √3AD। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, √3AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The point O is equidistant from the 3 sides of the triangle ABC. एक ट्राइंगल है मेरे पास विच इज A, है ना,
ए बी और सी, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। पॉइंट ओ है यहाँ पे, वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली ये एक इन सेंटर माना जाएगा, ये एक हमारा क्या माना जाएगा, एज अ इन सेंटर, है ना। जो पॉइंट ओ है वो हमारा इन तीनों साइड से एक इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमारा इन रेडियस हो जाएगा और ये हमारा एक इन सर्कल बन गया। तो पॉइंट ओ जो हमारा हर एक साइड से इक्वी डिस्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी बी। एंगल ओ ए सी, अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है हमसे, एंगल ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ सी बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल, इन तीनों का सम जो है कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो देखिए हमको पता है कि जो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है वो 180 डिग्री होता है ना, इन ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और हमको पता है कि ये हमारा क्या है, इन सेंटर, और इन सेंटर किसके इंटरसेक्शन से आता है, एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आता है। किसके से आता है, एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो हमारा इन सेंटर आता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ओ ए सी जो होगा, जो हमारा एंगल ओ ए सी होगा वो एंगल ए का हाफ होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए का हाफ, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ओ सी बी। एंगल ओ सी बी मेरा जो है एंगल सी का हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल सी का हाफ प्लस एंगल ओ बी ए। एंगल ओ बी ए मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी एक बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये एंगल बी का हाफ हो जाएगा, तो एंगल बी बाई 2। ये कितना हो गया मेरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, यानी कि इसकी वैल्यू 180 है, तो 180 बाई 2 मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मेरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे वाला स्टेटमेंट पे आते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए सी। एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ओ सी कैसे निकालेंगे, एंगल बी ओ सी कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा आपका एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको हम किससे माइनस कर देंगे, 180 से। जब 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब एंगल बी प्लस एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल ए, है ना, 180 माइनस एंगल ए बाई 2, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो 180 माइनस 90 यानी कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 किसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी को, है ना। एंगल बी ओ सी मेरा क्या है, 90 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। लेकिन ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, 2 टाइम्स एंगल बी ए सी, यानी कि 2 टाइम्स एंगल बी ए सी, ठीक है। अगर इसको देख भी लिया जाए कि अगर एंगल बी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि एंगल ए का हाफ लिखना हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, ये है हमारा एंगल बी ओ सी, ठीक है, ये हमारा एंगल बी ओ सी है। तो मेरे हिसाब से ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी की जगह ये होना चाहिए, दैट इज 90 प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन जो यूपीएससी की आंसर की में इसको करेक्ट बताया हुआ है, और ये करेक्ट सिर्फ एक स्पेशल केस में हो सकता है, वो तब जब हमारा ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, वो क्या हो, वो एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यानी कि उस समय उस केस में एंगल बी ए सी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा और 2 टाइम्स एंगल बी ए सी 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी मेरा कितना था 60, और 60 बाई 2 कितना होता है 30, और 90 प्लस 30 मेरा कितना 120, तो यहाँ पे भी 120 आएगा और यहाँ पे भी 120 आएगा। तो ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा नहीं गिवन है। तो एक स्पेसिफिक केस के लिए ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, लेकिन चूंकि यूपीएससी ने इसको ट्रू माना है तो फाइनल आंसर अब उसी के हिसाब से होगा, बिकॉज इट इज द फाइनल बॉडी एंड इट विल डिसाइड द आंसर्स। तो
टेक्निकली स्पीकिंग ये आंसर नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस मान के आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है यूपीएससी के हिसाब से। अब थर्ड वाले पे आते हैं, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ओ ए टू ऑन ओ ए फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ओ ए टू ए बी एंड ए सी आर ऑलवेज इक्वल। हमको पता है कि अगर कोई भी दो लाइन है ऐसे, है ना, हमारे पास एक ऐसी दो लाइन है, और अगर हम इसका एंगुलर बाइसेक्टर निकालें तो ऑब्वियसली यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो इक्वली लेंथ होगी, बिकॉज दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होने की वजह से सीपीसीटी हो जाता है, सीपीसीटी होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये जो हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली इक्वल इन लेंथ हो जाते हैं, तो दे आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर वैसे इसका होना चाहिए 1 and 3, जो कि करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन चूंकि यूपीएससी ने इसका आंसर 1 2 3 दिया है, तो यूपीएससी के हिसाब से चलेंगे तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज डबल। अगर एच डैश की वैल्यू 2h हो जाएगी, तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। एच डैश नया हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच डैश, या हमारा ओल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया था, या हमारा न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया है, और एच डैश की वैल्यू 2h दे रखी है, तो बेसिकली ये 2 टाइम्स 2 पाई आर एच हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखें, इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज डबल्ड, इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4-fold, यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2r। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था हेमिस्फेरिकल सॉलिड का, वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो नया हेमिस्फेरिकल सॉलिड बना है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अब आर डैश क्या है मेरे पास, 2r, तो 4 पाई 2r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, यानी कि 4 को बाहर ले लूँ तो हो जाएगा 4 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। तो ए डैश मेरा कितना आ जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फेरिकल सॉलिड का, वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स द बिकम्स 4-fold, है ना, 4 टाइम्स हो गया इसका, यानी कि 4-fold बन गया। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इस हिसाब से हमारा जो है बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A large water tank has the shape of a cube. If 128 meter cube water is pumped out, the water level goes down by 2 meter. Then the maximum capacity of the tank. The maximum capacity of tank, suppose x मीटर क्यूब थी, राइट, x मीटर क्यूब थी मैक्सिमम कैपेसिटी। उसमें से यदि हमने 128 मीटर क्यूब पानी को बाहर निकाल दिया, तो वाटर लेवल गोज डाउन बाई 2 मीटर, वाटर लेवल गोज डाउन बाई 2 मीटर। तो वाटर लेवल जो है मेरा वो कितना, 2 मीटर डाउन चला गया, यानी कि x अभी कितनी टोटल कैपेसिटी बच जाएगी, फिर x इंटू एक्स माइनस 2, यही तो बचेगा। तो x माइनस 128 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास इनिशियली जो था वो था कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब इनिशियली जो वाटर था वो था A, उसमें से हमने 128 मीटर क्यूबिक पंप आउट कर दिया सपोज, है ना। और कहने का मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास कितना हो जाएगा, A क्यूब, सपोज हमने क्यूब के साइड को ले लिया A, तो हो जाएगा A क्यूब, ठीक है। A क्यूब माइनस 128 इज इक्वल्स टू अ वाटर इज पम्प्ड आउट, है ना। तो उसमें से 128 खाली हो गया, तो मेरे पास अब कितना वॉल्यूम पानी बचा, मेरे पास पानी बचा A स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई, गोज डाउन बाई 2 मीटर, यानी कि A माइनस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो A क्यूब माइनस 128 इज इक्वल्स टू A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर, तो A क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128, तो A स्क्वायर की वैल्यू 64 हो गई, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 8, यानी कि जो क्यूब है उसका साइड कितना है 8। तो हमसे पूछा मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, यानी कि उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा 8 क्यूब कितना होता है मेरे पास 512 मीटर क्यूब। The circumference of a circle is 100 centimeter. The side of the square inscribed in the circle. ये सर्कल है, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जो इसका डायमीटर होगा सर्कल का वही हमारा स्क्वायर का डायगोनल होगा। हमसे बोला है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई डी जो है मेरा कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बाई पाई, तो वही मेरा डायमीटर है, वही मेरा डायगोनल का
वो हो जाएगा, अगर मैं डायगोनल की लेंथ हो जाएगी, तो अगर मैं स्क्वायर का जो है उसका साइड s मानूँ, है ना, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2s, है ना। तो जो √2s है उसकी वैल्यू कितनी है, डायमीटर के बराबर, यानी कि 100/पाई। हमसे क्वेश्चन पूछा था साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। तो साइड कितना हो जाएगा, 100/पाई√2, 100/पाई√2, √2 से √2 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 100√2/2 विच इज इक्वल्स टू 50√2 है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, 50√2/पाई, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द सॉलिड गोल्ड in the form of a cube of length 1 centimeter, spherical balls each having the surface area are to be made. Assuming that there is no loss of the material in the process of making the balls, the maximum number of balls will be. अब देखिए सरफेस एरिया कितना है, π⁴ स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स ईच हैविंग द सरफेस एरिया दिस। सपोज नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास आई n और एक का हर एक का सरफेस एरिया कितना है, π1/3, तो टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया, और इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूब। ये कितना हो जाएगा भाई, क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम भी आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा, साइड क्यूब, है ना। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स नंबर ऑफ स्फेरिकल n इंटू, मतलब कि नंबर ऑफ स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्फीयर का रेडियस निकालना पड़ेगा, और हमको दे रखा है कि एच स्फेरिकल बॉल का जो सरफेस एरिया है वो π1/3 है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल सॉलिड ले रहा हूँ और उसका सरफेस एरिया मुझे गिवन है π1/3, तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, π-2/3/4, और r की वैल्यू फिर यहाँ से कितनी आ जाएगी, π-1/3/2, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 π⁴1/3, यानी कि जितनी स्फेरिकल बॉल्स निकली है उन में उनका जो रेडियस है वो ये है, ठीक है। तो टोटल जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स वो कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 πr³ r³ कितना हो जाएगा, 1/8 पाई, इज इक्वल टू, हमने किसको मेल्ट किया था, हमने मेल्ट किया था क्यूब को, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड क्यूब, साइड क्या है 1, तो 1³ हो जाएगा 1, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी, n मतलब नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड क्यूब। तो यहाँ से 5 से पाई कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है। Water is filled in the container in such a manner that its volume doubles every 5 minutes. If it takes 30 minutes for the container to be full, in how much time will it be 1/4? देखिए बहुत सिंपल सवाल है। यदि एक कंटेनर है उसको फुल होने में 30 मिनट्स लगते हैं, यानी कि वो टोटल वॉल्यूम V है, उसको 30 मिनट लगे फुल होने में, तो हर 5 मिनट पे वो डबल होता है, मतलब अगर हम 5 मिनट आगे जाएं तो वॉल्यूम डबल होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि अगर हम 5 मिनट पीछे जाएं तो उसका वॉल्यूम हाफ होता है, यानी कि अगर मैं 5 मिनट पीछे जाऊं, यानी कि 25th मिनट पे जाऊं, तो उस समय वॉल्यूम कितना रहा होगा, V/2, और मैं 5 मिनट और पीछे जाऊं यानी कि 20 मिनट, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि V/4। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा कि इन हाउ मच टाइम विल इट बी 1/4, तो 1/4 कब होगा, 28th मिनट पे, है ना, मतलब 20 मिनट पे वो कितना हो जाएगा, V/4। तो हम आगे से हम मतलब शुरुआत से जाने की बजाय हम एंड से ही आ रहे हैं कि हम 5 मिनट पीछे चलते हैं और उसको हाफ करते हैं, ठीक है। तो 20th मिनट पे मेरा जो है वो 1/4 फुल रहेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 20 मिनट्स। 30 मेटालिक सिलेंडर्स ऑफ सेम साइज आर मेल्टेड एंड कास्ट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। देखिए फिर से वही काम है कि हमने मेल्ट किया और कास्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कोन्स है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देना है। 30 मेटालिक सिलेंडर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई πr²h, और हमको दे रखा है कि जो कोन्स बने हैं उसका रेडियस और हाइट सेम है एज दैट ऑफ सिलेंडर्स। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, नंबर ऑफ कोन सपोज बने n, और वॉल्यूम कितना है एक कोन का, तो 1/3 πr²h। ये πr²h कैंसल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 उधर जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि दैट अ मैक्सिमम ऑफ 90 कोन्स विल बी ऑब्टेन्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है,
देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर कैन बी फ्लैटेंड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि ये हमारा सिलेंडर है और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है ये वाला, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये वाला जो है मेरा कर्व्ड सरफेस है बेसिकली, ठीक है। तो यदि मैं इसको खोलूँ तो ये एक आपका स्क्वायर की फॉर्म में तो आएगा, है ना। जो आप स्क्वायर होता है सपोज, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, एक जो आपका रेक्टेंगल होता है, सपोज रेक्टेंगल है, यदि आप रेक्टेंगल को इसके अलॉन्ग फोल्ड करते हो ऐसे, अगर आप इस साइड को ऐसे फोल्ड करो, इस साइड को ऐसे फोल्ड करो, तो आपके पास एक सिलेंडर रैप होके आ जाएगा ना, ऐसे एक सिलेंडर रैप होके आएगा ना। तो वही बोलना चाह रहा है, या तो आप इसको रैप करके सिलेंडर बनाओ, या तो आप इस सिलेंडर को इसके जो कर्व सरफेस है इसको फ्लैट करके वापस से रेक्टेंगल बना दो। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, दैट इज द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कैन बी फ्लैटेंड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये तो सही है, बट द कर्व सरफेस ऑफ द कोन व्हेन फ्लैटेंड हैज द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो कोन होता है हमारा, जो हमारा कोन होता है उसका टिप तो ठीक है, लेकिन जो उसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है। जो कोन होता है हमारा, उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसका जो बेस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। यदि मैं इसके कर्व सरफेस को करूँगा, यदि मैं इसके कर्व सरफेस को वैसे बनाऊंगा, तो मुझे ट्रायंगल की जगह मुझे एक सेक्टर मिलेगा सर्कल का, यानी कि कुछ ऐसा मिलेगा, ये और कुछ ऐसा फॉर्म मुझे मिलेगा, ना कि ऐसा। तो मुझे ट्रायंगल की जगह मुझे क्या मिलेगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी कि हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BOC इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ ABCD। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, inside a square ABCD. If angle AOD is equal to 2 theta, then what is tan theta equal to? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रफ में करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है तो आसान लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है मेरे पास ABCD, ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है BOC, है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है BOC, यहाँ पे O है सपोज, ठीक है। और यहाँ से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ऐसे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, और इसको मिला देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इफ एक्यूट एंगल, सॉरी इफ एंगल AOD हमको दे रखा है, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो कितना दे रखा है? 2 थीटा। तो हमसे पूछ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू तो कितनी होगी। सपोज अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सपोज हम स्क्वायर की साइड को x ले लेते हैं, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? x/2। ये वाली साइड मेरे पास x हो जाएगी, तो ये O, सपोज ये हमारा OE है और ये हमारा OF है, तो जो मेरा OE हो जाएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी? √3x/2, x² माइनस x, √3x²/4, यानी कि √3x/2। OE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3x/2। तो OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस √3x/2, है ना। OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस साइड माइनस दिस, विच इज इक्वल टू ODC माइनस OE, ये तो होगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास OF की वैल्यू आ गई। अगर हम ध्यान से देखें ट्राइंगल AOF में एंड ट्राइंगल DOF में, तो OF की वैल्यू OF के बराबर है क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक है। उसके बाद AF की वैल्यू जो है वो FD के बराबर है, ईच x/2 हो जाएगा दोनों, है ना। और एंगल AFO इज इक्वल टू एंगल DFO, ईच 90 डिग्री। और इन तीनों की मिला के कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनती है हमारे पास? RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल AOF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOF। और जैसे हमने प्रूफ किया तो हम CPCT से ये बोल सकते हैं कि एंगल FOA इज इक्वल टू एंगल FOD, और हमको पहले से दे रखा है कि एंगल AOD की वैल्यू 2 थीटा है, तो जाहिर सी बात है एंगल AOF और एंगल FOD उसके एंगुलर बाइसेक्टर्स हो गए, तो एंगल FOA भी थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए tan थीटा लगाऊं मैं, है ना, ये वाला जो एंगल है ये हमारा थीटा हो गया, तो tan थीटा यदि मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा?
एफ डी अपॉन ओ एफ, ठीक है, एफ डी अपॉन ओ एफ, ठीक है। एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी x/2, ओ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या, x1 माइनस √3/2, x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2, 2 माइनस √3/2, तो मेरे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस √3। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा क्या होता है, या फिर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो 2 + √3 और 2 + √3, तो कितना हो जाएगा 2 + √3 अपॉन, तो ये बेसिकली 2 + √3 हो गया। tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो 2 × 2 + √3 अपॉन 1 माइनस 2 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 + 4 √3, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन 4, एक मिनट, लेकिन हम tan 2 थीटा निकाल ही क्यों रहे हैं, हमको तो सिर्फ tan थीटा निकालना था। तो tan थीटा तो यहाँ से आ ही गया मेरा, कितना, 2 + √3, सॉरी ये हम tan 2 थीटा नहीं निकालना है ना, हमको सिर्फ tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा की वैल्यू सीधे सीधे मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 + √3, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 + √3। The diameter of a wheel that makes 452 revolutions it to move 2 kilometers। अब 2 किलोमीटर यानी कि उसने कितने डिस्टेंस चली, विच इज इक्वल टू एस की, तो 2 यानी कि 2000 मीटर वो चल गया, और थीटा कितना हो गया 452 रिवॉल्यूशन, यानी कि 452 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, यानी कि 2 × 22/7, ये हमारा हो गया थीटा। 7 से कटेगा तो 7 × 6 = 42, या बेसिकली 7 से कट ही नहीं रहा है ना, कोई नहीं, 452 × 44/7, ये मेरा क्या हो जाएगा थीटा। और मुझे निकालना क्या है, सॉरी 2 किलोमीटर्स एंड 26 डेकामीटर्स, यानी कि 2.026 किलोमीटर्स, यानी कि 2026 मीटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, सॉरी 2026, ये नहीं, 2260 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर्स, 26 डेकामीटर कितना हो जाता है मेरा, डेकामीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो ये तो हो गया 2000 मीटर, और डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 मीटर, 260 मीटर इसमें ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2260 मीटर्स, यानी कि उस व्हील ने इतना कदम चल लिया, और मेरे पास ये थीटा आ गया, तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दूंगा, आर कितना हो जाएगा s/थीटा, तो 2260 डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि इंटू 7/452 × 44, कैंसिल आउट होगा, इससे देख लेता है, तो ये बिल्कुल इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा 35/44, ये मेरा आ जाएगा रेडियस, ये मेरा आएगा रेडियस, लेकिन मुझे निकालना है डायमीटर, तो इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35/22 मेरा आ जाएगा डायमीटर, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट, 13/22, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 35/22। बस फॉर्मूला कौन सा है मेन, S = r θ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ x इज एनी पॉइंट विद इन अ स्क्वायर ABCD एंड ऑन AX, मतलब x हमारा एक पॉइंट है स्क्वायर ABCD में, है ना, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक स्क्वायर है मेरे पास ABCD का, ABCD, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि एंड ऑन AX, x इज एनी पॉइंट विद इन अ स्क्वायर ABCD। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट मैंने मान लिया x, एंड ऑन AX एक लाइन है, अ स्क्वायर AXYZ इज डिस्क्राइब्ड। सपोज एक स्क्वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, AXYZ, ठीक है, अब देखिए, सपोज हमने क्या किया, हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, BZ = DX। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ट्राइंगल DAX एंड ट्राइंगल
BAZ इन ट्राइंगल DAX एंड ट्राइंगल BAZ, है ना, ट्राइंगल DAX और ट्राइंगल BAZ में AB इज इक्वल टू AD। क्यों? ये दोनों लेंथ तो बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इस ब्लू वाले स्क्वायर के साइड्स हैं। दूसरा क्या, हम देख सकते हैं कि जो एंगल XAD है वो ट्राइंगल XAD जो है वो एंगल XAD जो है वो एंगल ZAB के बराबर है, एंगल ZAB के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है, एंगल XAD ये वाला, दैट इज इक्वल टू एंगल ZAB ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि एंगल ये वाला DAB, कहने का मतलब ये है कि यदि हम एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि दोनों के मतलब दोनों 90 डिग्री है, यदि एंगल DAB से मैं एंगल XAB हटा दूं, मतलब दोनों साइड अगर मैं एंगल XAB सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि एंगल या फिर आप इसको एंगल DAB की जगह आप इसको एंगल XAZ भी लिख सकते हो, एंगल XAZ दोनों के दोनों 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल XAZ माइनस एंगल XAB। तो एंगल DAB में से आप एंगल XAB को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल DAX ही तो बचेगा, दैट इज इक्वल टू एंगल XAZ में से अगर आप एंगल XAB सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल BAZ ही तो बचेगा, दैट इज इक्वल टू एंगल BAZ। और वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, और प्लस क्या, AX इज इक्वल टू AZ, यानी कि ये वाली जो साइड है AX, ये इस ऑरेंज वाले स्क्वायर की साइड है, इज इक्वल टू AZ इसकी साइड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल DAX और ट्राइंगल BAZ दोनों के दोनों सिमिलर है, सॉरी दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है भाई। SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो अब SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो हम CPCT से ये कह सकते हैं, हम CPCT से कह सकते हैं कि जो DX है वो हमारा किसके बराबर है, BZ के। DX जो है हमारा वो BZ के बराबर है बिकॉज दे आर CPCT, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि एंगल देख लेते हैं, एंगल ADX इज इक्वल टू एंगल ABZ, यानी कि एंगल ADX ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABZ इज इक्वल टू दिस एंगल। बिल्कुल सही, ये भी हमारे CPCT से प्रूव हो जाता है ना, ये दोनों के दोनों हमारे CPCT से प्रूव हो गया। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और ये हमारा सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही है, ये हमारा सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। The two adjacent sides of a cyclic quadrilateral, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, एंड द एंगल बिटवीन देम is 60. If the third then the fourth side is इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब हमको निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, हमने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो हम यहाँ पे कोसाइन लॉ लगाते हैं। कोसाइन लॉ क्या होता है, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस स्क्वायर 4 प्लस दिस स्क्वायर 25 माइनस ये लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, सपोज हमने इसको लेंथ को C मान लिया, माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB यानी कि 20, cos 60 होता है sin 30 हाफ, हो जाएगा 1/2, यहाँ से कटेगा 10, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 19। तो C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी हो जाएगी, 19, ठीक है। अब देखिए, अब हमको दे रखा है क्या कि इफ द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर, सपोज मैंने इसको मान लिया 3 सेंटीमीटर, तो हमको अब ये वाली साइड चाहिए होगी, है ना। फोर्थ साइड क्या है, तो फोर्थ साइड पाने के लिए हमें इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल चाहिए, है ना, ये वाला एंगल चाहिए। तो हमको पता है कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 120 हो जाएगा। तो फिर से हमको वही सेम चीज़ लगानी है, क्या, cos 20, तो cos 120 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, कितना, 19 अपॉन 6x। तो cos 120 कितना होता है, cos 90 इंटू 1
प्लस 30 विच इज इक्वल टू माइनस साइन 30 माइनस हाफ यानी कि माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 17 इज माइनस 10 प्लस एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो x यहाँ पे कितना आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना था, कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ क्या होता है, यदि दो साइड्स दिए हुए हैं और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है और एक तीसरी साइड ये गिवन है, तो कॉस थीटा मेरे पास होता है इन दोनों के साइड्स का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस उस एंगल के ऑपोजिट के जो साइड है उसका माइनस करना है अपॉन 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स. ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. Let A denote the set of quadrilaterals having two diagonals equal and bisecting each other. Let B denote the set of quadrilaterals having diagonals bisecting each other at 90 degree. तो A intersection B. A intersection B में हमारे पास diagonals होने चाहिए, diagonals की लेंथ भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, diagonals की लेंथ हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करना चाहिए. तो भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोम्बस बचता है, सिर्फ और सिर्फ रोम्बस बचेगा. पैरेललोग्राम में सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. स्क्वायर्स में डायगोनल इक्वल होते हैं, सॉरी रोम्बस नहीं स्क्वायर होगा, हाँ स्क्वायर होगा. रोम्बस में हमारा क्या, रोम्बस में भी तो हमारा वो होता है एक डायगोनल बड़ा होता है एक डायगोनल छोटा होता है, तो डायगोनल्स अनइक्वल होता है. पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं. रेक्टेंगल्स में हमारे हैविंग टू डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन. A square is inscribed in a right rectangle with legs x and y and has a common angle with the triangle. एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें एक वो इंस्क्राइब किया हुआ है स्क्वायर, ये ऐसे. ठीक है, as the perimeter of the square is given by सपोज ये a है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स है. अगर ये पूरी लेंथ मेरे पास x थी तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी x माइनस ए. अगर ये पूरी की पूरी लेंथ मेरे पास y थी तो ये, और ये साइड a है तो ये कितना हो जाएगा y माइनस ए. हाँ ना, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि ये डिस्टेंस यदि a है तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाऊँ तो x माइनस ए का स्क्वायर या फिर हम फॉर्मूला ना लगा के सीधे हम एक काम करते हैं यहाँ पे क्या कि a1 a2 a3 a1 प्लस a2 प्लस a3 यानी कि इन तीनों पोर्शंस के एरियाज का सम किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स वाई इसके बराबर होगा. ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ इंटू बेस. बेस मेरे पास कितना हो जाएगा इसका a इंटू हाइट कितनी है y माइनस ए, प्लस a2 मेरे पास कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a3 मेरे पास कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि x माइनस ए इंटू हाइट विच इज a, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एक्स वाई. ठीक है, ये हो जाएगा. तो मेरे पास कितना आ जाएगा हाफ ए वाई माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से ए आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ एक्स वाई. हाफ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब हमसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो 4 XY अपॉन एक्स प्लस वाई जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड्स फॉर 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर a semicircular portion with a smaller side as diameter, semicircular portion with a smaller side as diameter is taken out, then the area of the remaining sheet will be. अब भैया इसका डायमीटर, सेमी सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर है कितना 14 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 22 बाई 7 इंटू 1 बाई 2 इंटू 49 7 11 77 सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया चला गया और टोटल एरिया कितना था 18 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना हो जाएगा 72
18 टू 152, तो 152 माइनस 77 कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 152 नहीं 252, तो 252 माइनस 77 करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ABCD is a square if the sides AB and CD are increased by 30%, sides BC and AD are increased by 20%, the area of the resulting rectangle exceeds the area of the square by। सपोज ABCD एक स्क्वायर है तो उसकी साइड AB, BC, CD और D है, दोनों सबकी साइड A मान लेते हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। तो यहाँ पे साइड ए और ए, हमसे कह रहा है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंक्रीज बाई 30%, यानी कि ए प्लस 30% ऑफ ए, तो ए प्लस यानी कि 13a/10, 13a/10 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 13a/10, और हमारे पास विड्थ कितनी हो जाएगी, साइड्स ए डी एंड बी सी आर इंक्रीज बाई 20%, यानी कि ए प्लस 20 ए प्लस a/5 इज 6a/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6a/5, 13a/10 यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 6a/5। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 13 6 78 अपॉन 50 a², ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 टू 39 a²/25, ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट रेक्टेंगल का एरिया। रिजल्टेंट रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 39 a²/25, और ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया कितना था a²। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमसे कह रहे हैं कि देन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाई, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये आ गया, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर का अपॉन ओरिजिनल स्क्वायर का इंटू 100, बस ये करना था। तो कितना आ जाएगा 39 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, तो हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 56% हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब वाटर टैंक ओपन एट द टॉप, इस बात का ध्यान रखिएगा, इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड सिलेंड्रिकल अबव इट, इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड सिलेंड्रिकल अबव इट, यानी कि ये कुछ ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, एंड ठीक है, the radius is 12 meter and the capacity is 3312 pi meter cube, the ratio of the surface areas of spherical and cylindrical portions। तो देखिए इस पूरे स्फीयर का है ना, मतलब हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, तो देख लेते हैं पहले। इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4πr², यानी कि 4π इंटू 144। हमको बोल रखा है कि पूरी कैपेसिटी है 3312 पाई मीटर क्यूब, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंड्रिकल पोर्शन का, वो हो जाएगा πr², यानी कि 144 मल्टीप्लाइड बाई h, प्लस इसका हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा 2/3 πr³, r³ कितना हो जाएगा 144 इंटू 12, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 3312 कैन बी रिटन एज 144 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी h प्लस 8, ठीक है। 144 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 23 आएगा, सो 23 इज इक्वल टू h प्लस 8 एंड h इज इक्वल टू 15, यानी कि जो मेरी सिलेंडर की जो मेरी हाइट आ गई वो कितनी आ गई, मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मेरे पास कितनी आ गई 15। हमसे पूछा कि रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शंस, तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr² अपॉन जो सिलेंडर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πrh, है ना, 2πr इंटू एच, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा r, तो मेरे पास बस मेरे को किसका रेशियो निकालना है r/h का। r की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है 12, h की वैल्यू अभी हमने निकाली 15, तो कितना हो गया मेरे पास 3 4 5, तो 4:5 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, The areas of 3 mutually perpendicular faces of cuboid are x, y, z. Areas of 3 mutually perpendicular faces. If V is the volume, then x, y, z is equal to, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो L है, ब्रेड्थ है वो B है, और हाइट है वो H है, ठीक है।
है ना, हमसे कह रखा है कि एरियाज ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस, यानी कि L इंटू बी या फिर B इंटू एच या फिर H इंटू एल। इसकी वैल्यू मुझे x दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे y दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे z दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। कितनी हो जाएगी, L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एच इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एच, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड के बराबर। यानी कहने का मतलब है कि एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी कि एल बी एच का होल स्क्वायर। अब हमको पता है एल बी एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा विच इज़ वी, तो वी दैट इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ एन इन्वर्टेड कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। हमारे पास ये एक ओरिजिन है, एक इन्वर्टेड कोन है, और यहाँ पे कोन ऐसे पड़ा हुआ है विद दैट इज इन्वर्टेड इन शेप। ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे, एंड द एक्सिस ऑफ द कोन इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और उसका एक्सिस उसके अलोंग है। द कोन ऑफ द कोन इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज हाफ ऑफ द हाइट। रेडियस इसकी आर है, और इसकी अगर सपोज पूरे कोन की हाइट एच थी और पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा है एच डैश, तो हाफ ऑफ द हाइट यानी कि एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बाई टू। तो मुझे यहाँ से आर डैश निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से, दैट इज आर डैश अपॉन एच डैश, यानी कि एच बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई टू, और एच डैश की वैल्यू पहले से एच बाई टू है ना। और जो वॉल्यूम वी होता है मेरा, है ना, वॉल्यूम वी कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो नया वॉल्यूम वी डैश होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश, विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई। आर डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, और एच डैश कितना हो जाएगा, एच बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 8। ठीक है, ये जो हमारा वी डैश आया नया वॉल्यूम, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या है, वी, है ना, यहाँ पे वी लिखे ना। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, वी बाई 8। ठीक है, वी बाई 8। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। The three rectangles R1 and R2 and R3 have the same area. Their lengths x1, x2, x3 are such that this. ठीक है, by V1, V2, V3 are the volumes of the cylinders formed by the rectangles respectively by joining the parallel sides along their breadth. By joining the parallel sides along their breadth, यानी कि जो ब्रेड्थ के अलोंग पैरेलल साइड्स थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पहला रेक्टेंगल लूँ, है ना, तो यदि उसकी लेंथ x1 है तो उसकी ब्रेड्थ y1 होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको फोल्ड किया और हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, तो मेरे पास जो बनेगा वो कुछ एक ऐसा सिलेंडर टाइप बनेगा कुछ, है ना, कुछ ऐसा बनेगा जिसकी हाइट क्या होगी, y1, और जो उसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 इज इक्वल टू x1। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली क्या, r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 अपॉन 2 पाई, और r3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर मैं v1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर y1, यही तो होगा। ठीक है, v2 की बात करूं तो हो जाएगा पाई 4 पाई स्क्वायर x2 स्क्वायर y2, और सिमिलरली v3 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर x3 स्क्वायर इंटू y3, है ना। अब हमसे इसको कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो कंपेयर के लिए हम ऑब्वियसली देखेंगे कि v1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 और y1 पे, v2 डिपेंड कर रहा है x2 और y2 पे, और v3 डिपेंड कर रहा है x3 और y3 पे। ऑलरेडी हमको दे चुका है यहाँ पे कि x1 की वैल्यू लेस देन x3 लेस देन x2 है। ठीक है, हैव द सेम एरिया, यानी कि x1 y1 की वैल्यू a है, x1 y1 की वैल्यू a है। ठीक है, तो y1 और x1 लेस देन x2 लेस देन x3 दे रखा है, y a x1 है, x1 सबसे कम है तो y1 सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसकी बात करें तो y1 इज ग्रेटर देन y2 इज ग्रेटर देन y3, ये होगा, है ना। यानी कि y1 हमारे पास हमको दे रखा है x1 लेस देन x2 लेस देन x3। अगर एरिया सबका सेम है तो x1 यदि सबसे कम है तो y1 को सबसे ज़्यादा होना पड़ेगा,
तो हमारे पास ये बन रहा है। अब हमको कंपेयर करना है इसमें से कि V1 V2 V3 में से कौन ज़्यादा हो सकता है। अब ऑब्वियसली स्क्वायर का टर्म डोमिनेट कर रहा है तो हम x1 के हिसाब से ही चलेंगे, हम x1 के हिसाब से चलेंगे बिकॉज स्क्वायर का टर्म डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, है ना। x1 स्क्वायर विल बी लेस देन x2 स्क्वायर, है ना, ऐसे ही होगा। तो ऑब्वियसली V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस, सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सर्फेस एरिया ही तो बोलेगा 1 3 2 5 4, यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट होगा तो 2 2 0 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 0 9, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, क्यूब का डायगनल कितना होता है √3 इंटू एस, √3s होता है ना। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, ठीक है। तो √3 इंटू 47 जो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नहीं 47 √3 हमसे पूछा लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। इट्स का मतलब होता है कि क्यूब का डायगनल, और क्यूब का डायगनल मतलब कि क्यूब का जो बॉडी डायगनल होता है, बॉडी डायगनल की लेंथ होती है √3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई साइड, और जो फेस डायगनल होता है उसकी लेंथ होती है √2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो दिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 12x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 336। तो 14 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 2 28 56, 14 4 56, 12x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 48, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास साइड्स क्या क्या हो जाएंगी 20, है ना, और 7x यानी कि 7 इंटू 4 28। हमसे पूछ रहा है स्मॉलर ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो स्मॉलर कौन सी है 20। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। How many spherical bullets each of 4 centimeter in diameter can be made out of a cube of lead whose edge is 44। ठीक है, तो फिर वही वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना है। अगर क्यूब का 44 सेंटीमीटर एज है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू पाई, आर क्यूब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो 22 इंटू 2 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से ये 11 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से इधर ही 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 इंटू 21। ठीक है, तो 121 मल्टीप्लाइड 21 कितना हो जाएगा 121 242, तो 1452, तो 2541 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगेगा। अ रिवर 2.5 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट टर्न्स इनटू द सी पर मिनट। देखिए ये रिवर ऐसे बह रही है ना, और ये इस कितना दे रखा है 45 मीटर वाइड, है ना, 45 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप, फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी है। यानी कि अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 18, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 2 2 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है ना, और एरिया मेरे को इतना दे रखा है 45 इंटू 5/2, तो 45 इंटू 5/2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना पानी सी में बह रहा है, एक सेकेंड में कितना पानी बह रहा है 45 इंटू 5/2 मीटर क्यूब, तो एक मिनट में कितना बहेगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 30, 5 2 225 मल्टीप्लाइड बाई 30 176750 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले सवाल पे आता है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2a, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है कितनी 2a विथ m एज द मिड पॉइंट, तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी a, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी a। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन वन साइड विथ ए बी, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन वन साइड विथ ए एम एम बी एंड ए बी एज डायमीटर as shown in a circle with center O and radius R is drawn such that the circle touches all the value of the R is। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। यदि इसका सपोज सेंटर ये है, इसका डायमीटर ए है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2 हो जाएगा। सिमिलरली
यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2, और ये हमारे कितना हो जाएगा r, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये भी मेरे पास a/2 हो जाएगी। और आप ध्यान से देखिए यहाँ से ध्यान से, तो ये जो है मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक मतलब इक्विलेटरल नहीं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। देखिए AP की वैल्यू 16 दे रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 16 होगी। AC की वैल्यू BD के बराबर होगी, AC की वैल्यू CE के बराबर भी होगी, और DE के बराबर भी होगी। हमसे पूछ रहा है ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर बताओ, तो ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर हो गया PC प्लस CE प्लस CD प्लस DP, ये हो जाएगा। अब CE की वैल्यू किसके बराबर है, CE की वैल्यू AC के बराबर है, तो PC प्लस AC प्लस CD की वैल्यू ED PC प्लस CE प्लस ED प्लस DP, तो ED की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, BD के बराबर, BD प्लस DP। अब PC प्लस AC की वैल्यू PA हो जाएगी, PA प्लस BD प्लस DB की वैल्यू हो जाएगी BP, और ऑलरेडी हमको AP की वैल्यू 16 दे रखी है, तो 16 प्लस 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है। In the above figure, ABCD is a parallelogram and P is a point on BC. हमको दे रखा है BPQ का एरिया 20 और ट्रायंगल DCP का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स ही होंगे। ट्रायंगल दिस मतलब ट्रायंगल BPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDC। कैसे, तो इसको प्रूव कर देते हैं। तो जो हमारा एंगल DPC होगा, यानी कि ये वाला एंगल, वो इसके बराबर हो जाएगा एंगल BPQ के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरा कि एंगल PDC यानी कि ये वाला एंगल PDC विल बी इक्वल टू एंगल PQB, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, है ना। AQ इज पैरेलल टू DC, AQ जो हमारा पैरेलल टू DC है वो हमारा इसके हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई AA एक्सियम से AA सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे, जैसे कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है। तो भाई एरिया थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू PC अपॉन PB का होल स्क्वायर। तो PC अपॉन PB की वैल्यू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ हमको 20 दे रखा है, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP है वो 80 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड CD इंटरसेक्ट्स द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल, chord CD intersects the diameter AB of the circle at right angle at a point P in the ratio 1:2. Chord CD intersects the diameter AB at angles at a point ratio 1:2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि PB अपॉन PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। if the diameter of the circle is D, then what is CD equal to? डायमीटर D है। अब मैं ये मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, और मुझे पता है ये
सॉरी डायमीटर डी है ना, तो ये d/2 हो जाएगा, ये भी आपका d/2 हो जाएगा। इस पूरे की लेंथ d है, तो pb जो है मेरा वो बेसिकली d/3 हो जाएगा ना। pb की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/3, तो ये पूरा d/2 है, तो ये कितना हो जाएगा d/2 माइनस d/3, ये हो जाएगा d/6। ठीक है, तो d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/6 का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर, तो हो जाएगा d²/4 माइनस d²/36, तो 9 8, तो 8 d²/36 यानी कि 2/9 √2/3d। √2/3d मेरे पास pc की लेंथ है, लेकिन हमसे कॉट cd की लेंथ पूछा, तो इसका डबल कर देंगे, तो 2√2d/3 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, a circle of radius r is inscribed in a regular polygon with n sides, or the circle touches all the sides of the polygon. If the perimeter of the polygon is p, then the area of the polygon. देखिए इन सब केसेस में हम एक जनरल ले लेते हैं। सपोज n की वैल्यू 4 हमने ले लिया, यानी कि हमने एक स्क्वायर ले लिया, और हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेडियस r इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जो कि इसके सारे साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, विथ n साइड्स, इफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज p, यानी कि यहाँ पे इसका पेरीमीटर यदि देखें तो कितना हो जाएगा, p ही है ऑब्वियसली, है ना। देन द एरिया ऑफ द पॉलीगन, एरिया ऑफ द पॉलीगन मेरे पास कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली n² ही होगा। इस केस में यदि हमने n को 4 लिया है, और सपोज सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारा r, ये है r, तो ये कितना हो जाएगा 2r, यानी कि 4r²। ठीक है, एरिया ऑफ द पॉलीगन कितना हो जाएगा 4r², और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2r + 2r, यानी कि 8r की वैल्यू यहाँ से p हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी p/8। यदि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये फिर p की वैल्यू 8r रख दूंगा। p की वैल्यू सपोज मैंने 8r रख दी, तो 8 × r²/2, तो 4, तो देखिए 4r² आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4r² आ गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF, एलसीएम इज इक्वल टू 12 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ HCF एंड एलसीएम इज 403। तो L की वैल्यू 12h रख देंगे, तो 13h की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 403, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 331, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 403 - 31, 403 - 31 यानी कि 2, और 10 में से 3 गया 7, तो 372। तो LCM × HCF इज इक्वल टू 93 × अनदर नंबर b, तो 372 × 31 इज इक्वल टू 93 × b, यहाँ से कैंसिल हो गया 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 124, तो हमारा आंसर कितना आ गया 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 0.63 बार, लेट अस सपोज x की वैल्यू है मेरे पास 0.63 बार, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63.63 बार, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 99x इज इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/99। अब सपोज हमने यहाँ पे लिया इसको y को 0.37 बार, तो 100y को कितना हो जाएगा 37.37 बार, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 99y की वैल्यू आ जाएगी 37, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/99। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो x + y हमसे जो पूछा है कितना आ जाएगा 01 100/99, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 10,000 is deposited for 1 year at the rate of interest 10% compounded half yearly। ठीक है, तो इस ये प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 10,000 और डिपॉजिटेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है आपका प्रिंसिपल 1 + r/n × 100 की पावर n(t)-1। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो बेसिकली हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में n की वैल्यू 2 हो जाती है, अगर क्वार्टरली दिया होता तो n की वैल्यू 3 हो जाती। ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + r कितना हो जाएगा 10, n की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी पावर nt, n कितना है 2 और t कितना है 1, है ना। व्हाट विल बी द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 2 × 1 विच इज़ 1, तो 2 - 1, ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू
21/20 का होल स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 441 माइनस 400 अपॉन 400, 0 0 कैंसल 25, और ये 25 इंटू 41 जो मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज़ 1025. इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7x. द क्वांटिटी ऑफ वाटर देखिए 7x प्लस 3x में 30 है तो 10x की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 21 लीटर मिल्क है और 9 लीटर वाटर है. हमसे कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर. वाटर इसमें कितना ऐड करेंगे, सपोज हमने x ऐड किया तो 21/9 प्लस एक्स, यानी जो नया रेशियो 1/2 आना चाहिए, तो 42 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 माइनस 9 विच इज 33, तो मेरा करेक्ट आंसर 33 आ जाएगा. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी सपोज f(x) की जो है वो 6 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम f' निकालते हैं विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, x की वैल्यू आती है 5/2. इस x को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 5/2 माइनस 25/4. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 25/4 विच इज इक्वल टू 49/4. इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 49/4. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, सपोज मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1/2, तो इसी y की वैल्यू को 1/2 को यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 6 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 6. ठीक है, तो 1/2 माइनस 6 यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 1/4 है ना, 1/4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 23/4. तो डिफरेंस हमको निकालना है तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 23/4, 49 प्लस 23/4 2 1 72/4, 72/4 कितना हो जाएगा 18, तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे 18 आ जाएगा. अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट्स पास्ट 5, व्हाट एंगल द आवर एट मूव्स. 10 मिनट्स पास्ट 5 यानी कि 5:10 हो रहे हैं. द आवर एंड मूव्स, ठीक है, और अभी आवर एंड और मिनट एंड यहाँ पे थी, अभी 5 बज रहे हैं यानी कि यहाँ पे, तो पहली बार तो 150 डिग्री एंगल घूम गई, 150 डिग्री एंगल घूम गई. ठीक है, आवर एंड क्योंकि हमको पता है कि हर 12 घंटे पे 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे पे 30 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे पे 30 डिग्री घूमेगी, तो हमारा अब टोटल 5:10 हो रहा है, यानी कि टोटल 5 घंटे में अभी 150 डिग्री घूम गई. लेकिन चूंकि मिनट हैंड 10 मिनट आगे चल चुकी है तो थोड़ा सा और आगे आवर हैंड खिसकेगी, है ना, मिनट हैंड थोड़ी सी 10 मिनट आगे खिसकी है. अब देखिए 1 घंटे में आवर हैंड चलती है 30 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में आवर हैंड चलेगी 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना चल जाएगी 30/60 इंटू 10, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर 5 आ गया, यानी कि 5 डिग्री और चल गई, तो 150 डिग्री में हम 5 डिग्री और ऐड कर देंगे तो टोटल 155 डिग्री यहाँ पे चल जाएगी घड़ी. नेक्स्ट वाले सवाल पे आए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है. मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू पूछा, मिनिमम के लिए हमको इन दोनों को मिनिमम करना पड़ेगा और इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा. इन दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा -1. ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू करने के लिए हमें इन दोनों को मिनिमम करना पड़ेगा और इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा. अब इस पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इज, देखिए cot स्क्वायर π/4 1 होता है, तो 32 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर π/3 कितना होता है 1/cos स्क्वायर π/3 प्लस 8 cos क्यूब π/6, cos 60 1 cos 30 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब, तो 32 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 sin 30 हाफ 1/4 यानी कि 8 इंटू 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 √3/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचा इसका 3√3. If x equal to this, then the value of this is how much? तो 3 माइनस 1/1 माइनस 91/216 की पावर 1/3, ये तो पूछा हुआ है. तो 216 माइनस 91, तो 216 प्लस 9 कितना हो जाएगा 225, है ना, तो 1/2
225 अपॉन 216 की पावर 1/3 3 माइनस विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा 5/6 यानी कि 3 माइनस 6 अपॉन 5 यानी कि 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा इसका 9/5। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं। एक फेस, अगर मैं एक फेस को लेता हूं, एक फेस को मैं लूं तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे। और ऐसे भी हमसे पूछा है कि जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, दो है ना, दो ट्राइंगल ऐसे बनेंगे। अब तीसरा ट्राइंगल और चौथा ट्राइंगल इस वाली साइड को भी लेगा, तीसरा ट्राइंगल कुछ ऐसे बन जाएगा और चौथा ट्राइंगल भी कुछ ऐसे बनेगा। यानी कि एक फेस में टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो अब 8 फेस है तो 8 चौक 4 कितना हो जाएगा 32। तो टोटल हमारे पास ऐसे 32 ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स है जो बन सकते हैं, क्योंकि एक क्यूबॉइड के एक फेस में टोटल 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। कौन कौन से, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा। लगे अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो कौन कौन से ट्राइंगल बन जाएंगे। पहली बात तो ए बी सी बन सकता है, फिर ए डी सी भी बन सकता है, फिर डी सी बी भी बन सकता है और ए डी बी। तो ये 4 हमारे पास ऐसे ट्राइंगल बन सकते हैं एक फेस से। टोटल 8 फेस हैं तो 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 43 kg। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास x है, हमारे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग हमारे पास x है, ठीक है। हमसे बोला है कि एवरेज वेट 43 है, तो सम टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 43 मल्टीप्लाइड बाई x। हमसे बोला है कि 4 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द क्लास हुज वेट्स आर दिस। तो अब हम सबके वेट्स ऐड करते हैं, इन सबके वेट्स ऐड करो तो कितना आ जाएगा 42, 36.5, 39.0 एंड 42.5। ये हो जाएगा 0, 1, 16, 18, 20, 0, 2 और 10, 16। तो 160 है ना, 160 और ऐड हो गया तो 43x प्लस 160। नाउ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 42.5 kg। और हमारे पास 4 बच्चे और बढ़ गए, तो पहले कितने थे x, अब 4 और बढ़ गए, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 यानी कि 425/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 430x प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 425x प्लस 5 4 20 02 4 2 8 9 10 01 1700। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में बिगनिंग में थे वो बेसिकली 20 थे। 4 years अगो द एवरेज एज ऑफ A एंड B वॉज 18 years। 4 years ago, now the average age of A, B, C is 24 years। नाउ यानी कि करंट एज कितनी है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू 24 है, यानी कि A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 70। 4 years अगो यानी कि 4 years अगो A की एज कितनी रहेगी A-4 और B की एज कितनी होगी B-4। तो A-4 प्लस B-4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 36 प्लस 8 44। तो A प्लस बी की वैल्यू 44 है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 माइनस 44। C की जो करंट एज आएगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 28। लेकिन हमसे पूछा है आफ्टर 8 ईयर्स, करंट एज कितनी है 28, आफ्टर 8 ईयर्स कितनी हो जाएगी 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 36। 98th क्वेश्चन पे आता है। इफ अ वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज, हमसे पूछा है मीडियन क्या होगा, तो हम इसको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिख रही है मुझे A-3.5 सबसे छोटी वैल्यू है। फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है A-3, फिर उसके बाद है A-2.5, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है A-2, फिर कौन सी है A-0.5, उसके बाद कौन सी है A+0.5, उसके बाद है A+4 और देन है A+5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज हैं। देन द मीडियन ऑफ द सेट। अब मीडियन ऑफ द सेट क्या होता है, चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, n इज इक्वल टू 8, तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेना है हमको। ठीक है,
तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, a माइनस टू, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, a माइनस 0.5, तो a माइनस टू प्लस a माइनस 0.5/2, तो 2a माइनस 2.5/2, तो यानी कि a माइनस 1.25, a माइनस 1.25 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ ईच ऑफ द नंबर्स n रिप्लेस्ड बाई दिस इज रिप्लेस्ड बाई दिस देन द न्यू मीन इज, बहुत ही सिंपल है। x1 की वैल्यू 1 थी, x2 की वैल्यू 2 थी एंड सो ऑन, ठीक है, xn की वैल्यू n थी। नाउ इफ ईच ऑफ द n नंबर्स इज रिप्लेस्ड बाई, यानी कि x1 की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 टाइम्स x1 से, x2 की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, 3 टाइम्स x2 से, x3 की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, 4 टाइम्स x3 से। अब हमसे पूछा न्यू मीन निकालो, इसका न्यू मीन निकालेंगे, ठीक है। और x1 हमको क्या दे रखा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, x2 की वैल्यू दे रखा है x तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 3, तो 12, ठीक है। x1 डैश बेसिकली x2 डैश x3 डैश है ना ये, तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 6, तो अब हमको नया मीन निकालना है, तो 2 प्लस 6 प्लस 12 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते, ठीक है। तो यदि मैं इसका एक जनरलाइज्ड टर्म लिखूं, है ना, यदि मैं इसका एक जनरलाइज्ड टर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका i प्लस 1 इंटू आई, यही तो हो जाएगा, समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर का समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n प्लस i का समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है, ये होगा। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, जो इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इसका क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और चूंकि हमको इसका एवरेज निकालना है तो इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, बाई n से, ठीक है। तो n प्लस 1, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे 6 आ जाएगा, तो n प्लस 1 और n प्लस 1/n बाई n, ये आपके पास कॉमन हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 यहाँ पे आया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 4, यानी कि n प्लस 2/3, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3 जो हमारा करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। अब देखिए वेटेड अरिथमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास समेशन आई W अपॉन समेशन W, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन आपका जो हो जाता है वो बेसिकली उस नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हम उससे खुद मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि आई जो है मेरा वो यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 10 हो जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स जो हैं W दैट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, मतलब वो नंबर्स के ही बराबर हैं, यानी कि W भी हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि समेशन आई W हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड सो ऑन टिल 10 इंटू 10 अपॉन में समेशन W, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 10, तो आपके पास हो जाएगा समेशन एन स्क्वायर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, n से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 21 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 7, हमारा आंसर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं हमारा CDS का 2015 का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट। हमने यहाँ पे अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है, एक बार अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझिए, जहाँ जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, जहाँ जहाँ पे आपको फॉर्मुलाज बताए गए हैं वहाँ पे अच्छे से देखिएगा, और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताई गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और आगे 2016 से लेकर जितने भी पेपर्स होंगे हम इसको सारे के सारे डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।